वेलकम गाइस ऑन सिविल दिल्ली आईएएस चैनल। देखो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज की। हमने पिछले जितने भी टॉपिक बनाए 4 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोगों ने अभी तक जो बात की है वो बायोडाइवर्सिटी पे बात की है। तो अभी हमारा वीडियो आएंगे इकोलॉजी पे, पोल्यूशन पे और क्लाइमेट चेंज पे। अगर बायोडाइवर्सिटी पे कुछ और टॉपिक रिक्वायर होंगे तो उस पर वीडियो आएंगे। ठीक है, इतना ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका अपडेट क्या रहा है पिछले 1 साल में, हम उन चीज़ों की बात करेंगे। ये 2 वीडियो के अंदर बनेगा। आज मैं COP27 पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि वो बहुत बड़ा इवेंट है और उसमें बहुत इनिशिएटिव्स आए थे। और उसके बाद में मैं जो दूसरा वीडियो होगा उसमें जो बचे हुए टॉपिक है उनको कवर करूंगा। ठीक है। देखो, फैक्ट को याद रखने में बहुत तकलीफ हो रही होगी। देखो, प्रीलिम्स अब बहुत नज़दीक है और इतना प्रेशर आ रहा होगा कि यार अब पॉलिटी के भी फैक्ट हैं, हिस्ट्री के भी फैक्ट हैं, रिवीजन करें कि टेस्ट दें, कुछ भी करें। तो उन चीज़ों को ये इस तरीके से लेना होगा कि ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। पहला तो ये याद रखो कि जो फैक्ट है ना प्री के, वो प्री के फैक्ट मेंस की तैयारी करा रहे हैं। मेंस के लिए वो वैल्यू एडिशन है। ठीक है, मेंस के लिए वो एक तरह से जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने वाला कंटेंट है। एग्जाम्पल्स बनेंगे वो मेंस में आपका, तो वहां पे परेशान मत हो। तो वो एक पॉजिटिव बात है, तो अच्छे से पढ़िए प्री के लिए। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि परेशानी हो रही है, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि 28 मई के दिन क्या कर जाओ तुम, ये कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत सकारात्मक रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आईपीसीसी पढ़ाऊंगा पहले। आईपीसीसी फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं। तो अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, यूपीएससी जनरली रिपोर्ट का पब्लिशर पूछता है या फिर रिपोर्ट के जो डायमेंशंस हैं उनको पूछ लेता है। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और वो मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में उसकी फाइंडिंग्स को कोट कर सकते हो आप, लेकिन आईपीसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए प्री में आप पूछे जा सकती है। तो आईपीसीसी का जो फॉर्मेशन है वो डब्ल्यूएमओ और किसने बनाया है, उसने यूएनईपी। यूएनईपी आपको पता होगा कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई 1972, उसके बाद यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक एरा की शुरुआत किया था एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। आपको पता होगा कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास हुआ भारत में। उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, है ना। भारत में इतने सारे इनिशिएटिव्स आए, वो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद आए। इंदिरा गांधी फेमस स्पीच इज रिलेटेड विद दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, डब्ल्यूएमओ ऑन द अदर हैंड इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। ठीक है, यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। और 1988 में बना, इंडिया इसका हिस्सा है, इतना याद रख लीजिए। अगर इमिशंस का ट्रेंड देखें तो इमिशन का ट्रेंड क्या है? इमिशन का ट्रेंड है कि हाईएस्ट इमिशन है वो एनर्जी सेक्टर से है, फिर इंडस्ट्री से है, फिर एग्रीकल्चर से है, फिर ट्रांसपोर्ट से है, और उसके बाद में जो है वो बिल्डिंग के फॉर्मेशन के समय इमिशंस है। ठीक है, मैं मीथेन के बारे में बात करूंगा कि जो मीथेन का फॉर्मेशन है वो है कहाँ कहाँ हुआ है मीथेन का फॉर्मेशन। मीथेन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, मीथेन का अगर फॉर्मूला है हम जाने तो वो है CH4। ठीक है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और ना तो सुगंध है और ना ही इसमें इसकी कोई, इसको आप देख सकते हो मतलब। ठीक है, तो ये कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। उसके बाद में इसका लाइफ स्पैन कार्बन से कम होता है, मतलब CO2 से कम होता है, लेकिन इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को याद रखना। इंडिया टॉप 5th नेशंस में है जो मीथेन को एमिट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। एक चीज़ और बता दूं कि मीथेन का जो हाईएस्ट इमिशन है वो वेटलैंड से होता है। तो वेटलैंड है, फिर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन है, और उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है आपका लाइफ स्टॉक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो है ग्लोबल मीथेन प्लेस। तो ग्लोबल मीथेन प्लेस क्या है? देखो, ये इनिशिएटिव है यूएस एंड ईयू का। ये किसका इनिशिएटिव है? यूएस एंड ईयू का। इनका टारगेट था कि 30% इमिशन रिडक्शन होना चाहिए बाय 2030। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। लॉजिक ये था कि इंडिया एज एन अग्रेरियन इकोनॉमी इसका हिस्सा नहीं बना। व्हाट इज द ओशन एसिडिफिकेशन? सिंपल है कि जो ओशन वाटर का पीएच लेवल है वो 7 से नीचे हो जाना कहलाता है ओशन एसिडिफिकेशन। ऐसा होता क्यों है? जब CO2 एब्जॉर्ब होती है ओशन में तो H2O जो वाटर है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो H2O प्लस CO2। तो मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन देखूं तो H2O प्लस CO2 ये फॉर्म करते हैं H2CO3। ठीक है, तो ये क्या है? एक एसिड है। इस चीज को याद रखना।
और इस तरीके से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। व्हाट इज द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? तो जो आर्कटिक रीजन है वो ज़्यादा तेजी से क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा तेजी से हीट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। व्हाट इज द जोम्बी आइस? जोम्बी आई थिक आइस शीट्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ इस समय ये है कि उनमें फ्रेश आइस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग जोम्बी आइस, ठीक है। ये देखो आर्कटिक सी है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हो। आर्कटिक सी से अगर आप पढ़ो तो आपको आर्कटिक काउंसिल के नेशंस भी समझ में आ जाएंगे। देखो आर्कटिक काउंसिल में वही मेंबर स्टेट हैं जो आर्कटिक सी के साथ में बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। इस चीज को मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट देखें तो अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रशिया का भी बाउंड्री इसके साथ लग रहा है, और ये स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे 3 ये हो जाते हैं, ठीक है। डेनमार्क आ जाता है ग्रीनलैंड की वजह से, तो दे आर द बॉर्डर कंट्रीज, ठीक है। बेरिंग सी देख सकते हो, ओकोस्टिक सी देख सकते हो, ठीक है, ये सब भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे कि शर्म एल शेख कॉप 27 की। देखो कॉप 27 किस चीज की कॉप है? ये कॉप है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले रियो के अंदर UNFCCC का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ जो डेजर्ट के लिए बना था UNCCD, और जो बायोडाइवर्सिटी के लिए UNCBD, ठीक है। उसके बाद में क्योटो साइन हुआ 1997 में। फाइनली हमारे पास में पेरिस आया। तो पेरिस के अंदर ये कहा गया कि भाई हम लोग प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है उसके कंपैरिजन में जो एमिशन है उसको सिर्फ 2 डिग्री तक बढ़ाएंगे, मतलब जो टेम्परेचर है उसको सिर्फ 2 डिग्री तक ही बढ़ाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि 1.5 डिग्री तक ही वो लिमिट हो जाए। तो ये था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर है, और जो इस सदी के, ये सेंचुरी जब खत्म होगी तब जो टेम्परेचर होगा, तो ये सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ना चाहिए, इतना हम एमिशन को कंट्रोल करेंगे। और हम लोगों ने ये कहा कि भाई इसको हम कंट्रोल करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की लिमिट हो जाए। तो ये पेरिस के अंदर बात हुई थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया कि ग्लासगो में जहाँ पे रूल बुक डिसाइड होने की बात हुई, और जो शर्म एल शेख है इट्स फेमस फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। लॉस एंड डैमेज क्या होता है? लॉस एंड डैमेज वो होता है कि कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ना तो मिटिगेशन से ना एडेप्टेशन से, तो उनके लॉसेस होने ही होने वाले हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी ना, तो उसे हम बोलते हैं लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। अब एक एक चीज को मैं डिटेल से पढ़ूंगा। ये शर्म एल शेख के अंदर जो जो चीजें आई हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें काफी इनिशिएटिव्स हैं, 10, 12, 15 इनिशिएटिव्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे, और रेस्ट को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लॉस एंड डैमेज फंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉस एंड डैमेज क्या होता है। इट्स रेफर टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट कैन नॉट अवॉइडेड ईदर बाय मिटिगेशन और अडॉप्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंड के लिए एग्रीड हुए हैं हम लोग COP 27 में। उसके बाद में एक और इनिशिएटिव है, वो है अवेयर। अवेयर का मतलब क्या है? एक्शन ऑन द वाटर अडेप्टेशन और रिजिलियंस, ठीक है। ये इनिशिएटिव है COP 27 और WMO का, बस इतना याद रख लो, COP 27 एंड WMO का। उसके बाद में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट एक्सेलरेटर फंड। तो सेकंड इनिशिएटिव, तो पहला इनिशिएटिव क्या था? LND फंड, दूसरा अवेयर, और तीसरा क्या है? IRAF। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, ये लॉन्च किया है किसने? CDRI ने, कोलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि इंडिया का ही इनिशिएटिव है CDRI, ठीक है। और ये एक मल्टी ट्रस्ट फंड है, ठीक है। इसमें सपोर्ट है UNDP का भी, UNDRR का भी, ये डिजास्टर रिडक्शन के लिए है, ठीक है। और जो सपोर्ट मिलेगा, सबसे पहले इस फंड से सपोर्ट किया गया यहाँ इस इनिशिएटिव को, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इसको सपोर्ट किया गया सबसे पहले, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलिएंट एक्सेलरेटर फंड, ये इनिशिएटिव किसका है? CDRI का। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि CDRI भारत का इनिशिएटिव है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और याद रखना कि जो IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, इसको सबसे पहले ये फंड कर रहा है, मदद कर रहा है। उसके बाद आता है ग्लोबल शील्ड प्लान, फंडिंग मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग द क्लाइमेट डिजास्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है। तो ग्लोबल शील्ड प्लान इनिशिएटिव है G7 का और V20 का।
V20 क्या होता है? वल्नरेबल 20 नेशंस का ग्रुप है। इंडिया वल्नरेबल 20 नेशन का पार्ट नहीं है। तो ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है? जो देश ग्लोबल डिजास्टर से अफेक्ट हो रहे हैं उनको हेल्प करने की बात हुई है, और सबसे पहले हेल्प पाकिस्तान को मिलेगी इसके अंडर। ठीक है। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म इनिशिएटिव है, देखो, लॉन्च बाय द फर्स्ट जॉइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 से 2027। तो ये किसका इनिशिएटिव है? UNFCCC का, याद रखना। मतलब टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से क्लाइमेट से लड़ेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से क्लाइमेट से लड़ेंगे, दैट इज अ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म। उसके बाद आता है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। ये किसका इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का इनिशिएटिव है। ठीक है। और डेनमार्क का और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का, इनका इनिशिएटिव है। डेफिनेटली ये ऑफशोर विंड को प्रमोट करेंगे। ऑफशोर विंड का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर विंड एनर्जी को ये मतलब प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके बाद में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके बाद में ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये 3 तरह की है, इनको याद रख लो। इंडिया एक इसका हिस्सा नहीं है, बस इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का और एजेंसी का हिस्सा इंडिया नहीं है। ठीक है। इंडिया एटॉमिक वाले का भी है और इंडिया रिन्यूएबल वाले का भी है। उसके आता है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तो ये आ गया LT लीड्स। तो ये एक रोड मैप है टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2070। इंडिया ने अभी अपना रोड मैप सबमिट किया है। तो LT लीड्स क्या है? एक रोड मैप है। ठीक है। तो किसको अचीव करने का? लो इमिशन को और नेट जीरो इमिशन को अचीव करने का एक रोड मैप है। इंडिया ने इसके लिए अपना रोड मैप सबमिट किया है। तो लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इंडिया ने भी अपना दे दिया है। ठीक है। उसके बाद आता है इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। ठीक है, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो ये क्या है? इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन ऐसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की बात हुई है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और ये इंडिया का और UNDP का इनिशिएटिव है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट COP27 में आया था, इस चीज को याद रखना। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशंस, लीड इट। तो ये समिट है, इट वाज लॉन्च बाय द स्वीडन एंड इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप IR में यूज कर सकते हो, मेंस में। इसको मेंस में IR में आप ऐसे यूज कर सकते हो कि जब भी इंडिया स्वीडन का कोई इनिशिएटिव आता है, ये इंडिया के एफर्ट्स फॉर द ग्लोबल क्या बोलते हैं, एज ए ग्लोबल लीडरशिप, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशंस। यहाँ पे फोकस बात पे होगा कि जो हमें इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को लेने की जरूरत है। ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNDP कॉम्पेंडियम। तो इंडिया लॉन्च ए MOEFCC UNDP कॉम्पेंडियम, प्रयास से प्रभाव तक फ्रॉम माइंडलेस कंजम्पशन टू द माइंडफुल यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि अभी तक आप ऐसे ही कंजम्पशन करे जा रहे थे, बिना सोचे समझे ही आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे थे कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वेदर दैट कंजम्पशन इज सस्टेनेबल और नॉट। तो उनको सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव है ये। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अभी, ये है बेसिक मिनिस्ट्रियल मीट। तो बेसिक में कौन कौन है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना प्लेस देयर full support for sustainable progress towards the establishment of a financial mechanism for loss and damage। ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अंदर ये है कि भाई कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉमन बात तो ये है कि हम सबको एनवायरमेंट से लड़ना है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि नुकसान सबने बराबर नहीं पहुंचा है ना। तो जो देशों ने नुकसान पहुंचाया है वो उसकी भरपाई ज्यादा करेंगे। कुछ देश हैं बेचारे जो अभी बिल्कुल भी फ्रूट नहीं ले पाए डेवलपमेंट का, तो उनके लिए जो नॉर्म्स होंगे वो रिलेटिवली रिलैक्स्ड होंगे। तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं हो सकती क्योंकि डैमेज सबने सेम नहीं किया है ना। ठीक है। बट कुछ चीज कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि हमें एक ऐसा रोड मैप चाहिए जहां पे हम अपनी मदर अर्थ को बचा सके। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक, इट्स इंटर गवर्नमेंटल अलायंस दैट वर्क फॉर द वॉलंटरीली प्लानिंग। तो मैंग्रोव को प्रमोट करने के लिए बात है, और ये UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, मतलब इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है। तो UAE का, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, देयर आर मेनी कंट्रीज, बट या इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अगर ये मेंस में
कभी लिखना हो कि व्हाट आर द इनिशिएटिव एट द ग्लोबल लेवल इंडिया इज पुटिंग फॉर प्रोटेक्टिंग द मैंग्रोव्स, यू कैन कोट दिस। तो यार हर फैक्ट को आप मीन्स में यूज कर सकते हो, हर फैक्ट को। देखो आईएनडीसी भी अपडेट हुए हैं भारत के। देखो पहले हम लोग थे कि भाई 30 से 35% जीडीपी कम करेंगे, तो इंडिया नाउ स्टैंड कमिटेड टू रिड्यूस इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45%, बट अर्लियर इट वाज लेस नंबर 30 to 35, ठीक है। बट हमने अभी इसको एक्सपैंड करके 45% कर दिया है, ठीक है, बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। और दूसरा जो हमारा ये था कि भाई जो एनर्जी कंजम्पशन था वो नॉन फोसिल से आना चाहिए, तो पहले वो 40 पे था, अभी उसको हमने 50% कर दिया है। तो हमने थोड़ा सा अपने इमिशन टारगेट्स को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली बना दिया है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद ये हमारा COP 27 में जितना भी कंटेंट था वो कवर हो गया है, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लॉस एंड डैमेज फंड, अवेयर, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटर फंड, ग्लोबल शील्ड प्लान, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, UNEF, CC, UNDP, कॉम्पैडियम, बेसिक मिनिस्ट्रियल मीट, CBDR, मैक, ठीक है, और अपडेटेड INDCs। तो ये COP 27 तक हो गए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इससे अगले वाले करेंगे, ठीक है, और मैं पूरा क्लाइमेट का एक ईयर का आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। और मैंने बताया कि किस तरीके से आप प्री के फैक्ट को भी बहुत खुशी से कर सकते हो, क्योंकि ये मेंस में आपको हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्ट आपको हर जगह मेंस में हेल्प करने वाला है, तो परेशान मत होइए यार, मजे से करिए इसे, खुश होकर करिए, ठीक है। ये वीडियो मैं अभी खत्म करता हूँ, फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।